हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की। तो बेटा, अगर हम किसी एटम से उसके आउटर मोस्ट सेल से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक। The energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom from its ground state. It is called ionization energy. लेकिन जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो एटम बेटा, सबसे पहली बात, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। दूसरा, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ना हो। सिंगल एटम की अगर हम बात करें, वो भी गैसियस स्टेट में। जब इस गैसेस स्टेट में जो एटम है इससे हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमने इसको क्या कर दिया? आयनाइज कर दिया। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे, जब भी आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं तो बेटा ये प्रोसेस आपका होता है एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक। मतलब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बार बार एनर्जी की, ठीक, तो जो यूनिट एनर्जी की होती है वही सेम यूनिट यहाँ पे होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो हम इसको जनरली किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की। ये क्या होता है देखते हैं इसको बेटा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। अभी हमने बात की किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम की। ठीक। उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया, है ना। और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हमने नाम दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअली बेटा हम इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इस कैटायन से, ये जो कैटायन हमारे पास बना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करा दें तो इसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो जो कैटायन बनेगा उसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। तो बात करते हैं इस कैटायन की। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं तो एक तो इस पर बेटा डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो कैटायन हमारे पास बना डाई पॉजिटिव कैटायन, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव करा दें, बिल्कुल सही, तो आप समझ गए होंगे बेटा कि अब हम इसको क्या नाम देंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक। इस तरीके से हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी चलती रहती है। सबसे मजेदार बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू
हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। और इस तरीके से ये ट्रेंड हमारा चलता रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी एटम के लिए, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक, ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन हम बताते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बेटा एटॉमिक साइज, और उससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, उससे हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो जेड इफेक्टिव is directly proportional to ionization energy। और जेड इफेक्टिव अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो आपको ध्यान आ रहा होगा बेटा ये पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, देखो पहले पॉजिटिव चार्ज क्या था, 1 था, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, 2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और जब इससे नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज फिर से बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव क्या होता रहेगा बेटा, इंक्रीज होता रहेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव कराने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। दैट इज उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए ये तो बात हुई बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज की। अब बात करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में। ठीक, पीरियोडिक ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक ट्रेंड आपको पता है हम दो तरीके से डिस्कस करते हैं, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तब क्या चेंज आएगा, और दूसरा किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अलोंग द पीरियड। अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब इसमें क्या वेरिएशन आने वाला है, इसको भी हम जेड इफेक्टिव के बेस पर ही समझेंगे। जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ठीक, जेड इफेक्टिव क्या होता रहेगा बेटा, इंक्रीज होता रहेगा। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल सही, इंक्रीज होगी। लेकिन हमेशा नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, जनरली। यानी कि एक जनरल ट्रेंड यहाँ से हमको मिल जाता है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होनी चाहिए, जनरली इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में हमको कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, उन एक्सेप्शन को भी हमें ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर वहां पे बनते हैं तो एक्सेप्शन से ही यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब सेकेंड पीरियड की। तो आपको ध्यान आ रहा होगा बेटा सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में हमारे आ जाएंगे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, नियोन।
अभी हमने क्या बताया, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इस तरीके से अगर हम बात करें तो लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो नियोन की होगी। लेकिन थोड़ा ध्यान से बेटा, मैंने भी आपसे क्या कहा कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, ठीक, और वो एक्सेप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वहां से ही पूछे जाते हैं। तो दो इंपोर्टेंट केस यहाँ पे बन जाते हैं, एक बेरिलियम और बोरोन वाले केस में बोरोन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी बेरिलियम से, बट बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है बोरोन से। बिल्कुल सेम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले केस में होगा बेटा, नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। अब ऐसा क्यों हुआ, ये ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, तो उसका रीजन समझते हैं बेटा। रीजन बड़ा क्लियर है, यहाँ पे दो इंपोर्टेंट इफेक्ट आते हैं, दो इंपोर्टेंट फैक्टर जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर, अगर हम बात करें बेरिलियम और बोरोन वाले केस में, ठीक है, तो इसमें आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले केस में, तो यहाँ पे आता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसका आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे। अब ये क्या होता है साहब, इसको समझते हैं। चलो पहली बात करते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा बेटा, 2p3, है ना। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा बेटा 2p4। और हमको पता है हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम बात करें मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम कह सकते हैं कि हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड में क्या होंगे, अगर हम बात करें पी में, तो p3, डी ऑर्बिटल्स में d5, और f ऑर्बिटल्स में f7। अगर ये कंडीशन कहीं पे है तो वो अपने आसपास वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर हम बात करें फुली फील्ड में, तो इसमें p में आ जाएगा बेटा p6, डी ऑर्बिटल्स में d10, और f वालों में f14। दीज आर मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मतलब ये अपने आसपास वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। और केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं बेटा, सारी की सारी लड़ाई है स्टेबिलिटी की, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। केमिस्ट्री में गला काट कंपटीशन है। अगर बात आती है स्टेबिलिटी की, तो ये किसी नियम का पालन नहीं करते, ये किसी का भी गला काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो नाइट्रोजन वाले केस में क्या है बेटा, मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स है इसके पास, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के पास 2p4 है जो ना कि फुली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड। तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो फिर हमें क्या होगा बेटा, उसमें ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। इसका मतलब उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में मेन जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सेम ट्रेंड जब हम बेटा चलेंगे ग्रुप, जब हम चलेंगे थर्ड पीरियड में, ठीक, तो थर्ड पीरियड में आपका नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आएगा, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आएगा फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आएगा सल्फर, ठीक, सल्फर।
तो अगर हम बनाए फोस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बनेगा 2p3, 3p3 है ना। नाइट्रोजन वाले केस में 2p3 और जब फॉस्फोरस में आएंगे तो एक एक सेल यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3p3। सल्फर वाले केस में क्या बनेगा 3p4। बिल्कुल सेम ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो होगा, क्योंकि p3 configuration is more stable than p4 configuration. Hence, more energy is required to remove an electron from p3 configuration. That's why electronic configuration more stable होने की वजह से क्या होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉस्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सल्फर से। सेम रीजन यहाँ पे भी वर्क करेगा, ठीक। तो ये हमको ध्यान रखना है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल जहां पे भी आ जाएंगे बेटा वहां पे एक्सेप्शनल केस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन था, ये बेरिलियम और बोरोन वाला, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये क्या चीज होती है? तो पेनिट्रेशन इफेक्ट को हम समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की टेंडेंसी, फिलिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाते थे, एस पी डी एफ, जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते थे बेटा एस ऑर्बिटल में, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन जाते थे पी ऑर्बिटल में, उसके बाद डी में, और सबसे लास्ट में जाते थे एफ ऑर्बिटल्स में। इसका मतलब एस वालों की जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स को भरने की क्षमता है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि एस वालों का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, पेनिट्रेशन पावर है, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल से। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की पावर ज्यादा नहीं है। मतलब एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस ऑर्बिटल एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल, ठीक। तो एस ऑर्बिटल के कंपैरिजन में पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, या इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं कि पी ऑर्बिटल के कंपैरिजन में एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो जहां पर बात आएगी बेटा S2 एंड P1 कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहां S2 वाले की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आपको एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिस वजह से इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक्सेप्शनल केस था वो क्या था, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम का अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा 2s2, और बोरोन का आएगा 2p1। तो यहाँ पे वही सेम केस बन जाता है S2p1। तो S2 वाले की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जस्ट इसके नीचे जब हम बात करेंगे थर्ड पीरियड में तो बेरिलियम के जस्ट नीचे आएगा मैग्नीशियम, और बोरोन के जस्ट नीचे आएगा यहाँ पे बेटा एल्यूमिनियम। तो यही सेम ट्रेंड यहाँ पर भी फॉलो होगा, मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और इसका 3p1, एक एक सेल यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक। और ये अभी तक आप सीख चुके हैं कि S2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू P1। इसका मतलब मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, अगर हम बात करें किसी रेस्पेक्टिव पीरियड में, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बेटा, इनर्ट गैस की, नोबल गैसेस की, है ना। क्योंकि ये ट्रेंड हमने अभी पढ़ा था, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये ट्रेंड हमने पढ़ा था अभी, किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में अगर हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी।
तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आनी चाहिए? नियोन की। बिल्कुल सही। अगर बात करें सेकंड पीरियड में, अगर थर्ड पीरियड में बात करेंगे तो आर्गन, और इस तरह से किसी भी रेस्पेक्टिव पीरियड में जब हम चलेंगे तो इनर्ट गैस या नोबल गैस की जो फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आई फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन ए पीरियड, किसी पीरियड में मैक्सिमम किसकी होती है? नोबल गैस। ठीक है बेटा, नोबल गैस में मैक्सिमम किसकी होगी? हीलियम की। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? हीलियम की। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो मैक्सिमम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड, ये होती है बेटा एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स की। और अगर हम बात करें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो मैक्सिमम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड, ये होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, अब एक बार इसको समझ लेते हैं बेटा, इस वाले पॉइंट को, कि ऐसा क्यों होता है। जब हम किसी एल्कली मेटल को लेते हैं, मान लेते हैं लिथियम को ही हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s1। और इससे पहले क्या होगा? 1s2, 1s2 2s1। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से रिमूव करा दें इसके गैसेस स्टेट से, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से रिमूव होगा बेटा? 2s ऑर्बिटल से, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा? 1s2। तो लिथियम से लिथियम आयन बनाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ध्यान से देखना, अगर इस Li पॉजिटिव आयन से लिथियम डाई पॉजिटिव आयन हमको बनाना हो, मतलब अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हो, तो उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमको पता है 1s2 जो कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या अगर हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम या किसी भी एल्कली मेटल की, तो वो अपने से पहले वाली जो इनर्ट गैस है उसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, नोबल गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा, और अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब अब आपको मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इनकी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 1s2 में से निकालना है। ठीक है, सेम केस हम समझ सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कि बेरिलियम। ठीक, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें 1s2 2s2, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 1s2 2s1। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इस बेरिलियम आयन से फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें Be+2, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुका होगा? 1s2। और अब आप समझ चुके हैं, अगर अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दें, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अब ये बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब बेरिलियम+2 से बेरिलियम+3 बनाने में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना पड़ेगा वो कहां से कराना पड़ेगा बेटा? इस 1s2 में से।
एक तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है, जेड इफेक्टिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है, इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में मैक्सिमम एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी। तो ये था बेटा किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब इसमें क्या ट्रेंड आता है। अब बात करते हैं किसी ग्रुप में। तो सेकंड पॉइंट हमारा है इसमें, इन ए ग्रुप। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, अगर हमको पता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर कोई वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं बेटा कि किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप अगर हम चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होती है। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि जब किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप हम चलते हैं, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीसेस जनरली। ठीक, तो जनरली जो एक ट्रेंड आता है वो क्या आता है कि डाउन द ग्रुप चलने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगेंगे। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का कम अट्रैक्शन फील होगा, है ना, यानी कि ये न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा। और जब ये न्यूक्लियस से दूर होता रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना अब आसान है। आसान है मतलब कम एनर्जी यहाँ पे खर्च करके भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकते हैं। कम एनर्जी खर्च करने का मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेंगे, या हम कह सकते हैं कि साइज इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, सॉरी, डिक्रीज होती रहेगी, है ना। तो हम इसको एक रिलेशन के फॉर्म में बता सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो अगर हम किसी भी ग्रुप में लें, कोई भी ग्रुप हम यहाँ पे ले सकते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट ग्रुप अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो हम उसमें बड़े आसानी से बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्रुप फर्स्ट मतलब एल्कली मेटल्स। ठीक, तो इसमें आपके आ जाएंगे बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रांसियम क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो हम उसको प्रॉपर्टी से कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एक ट्रेंड हमको मिल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता रहेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी बेटा, डिक्रीज होती रहेगी, कम होती रहेगी। मतलब लिथियम से कम होगी सोडियम की, सोडियम से कम होगी पोटेशियम की, उससे कम रुबिडियम, और सबसे कम होगी सीजियम की। अभी तक हमको पता चल चुका है कि फर्स्ट ग्रुप में सबसे कम होगी सीजियम की, लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मतलब हम एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है हमारे पास में, उनमें सबसे कम वैल्यू किसकी आनी चाहिए, सीजियम की। क्योंकि अब इससे राइट की ओर चलेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि सीजियम की जो सॉरी
आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लीस्ट होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है? ध्यान रखना बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है इसका मतलब बहुत कम एनर्जी देकर ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। इसीलिए सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स हैं ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। इवन सनलाइट में भी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए ये जो मेटल्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज की जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जब हम बनाते हैं उसमें यूज की जाती है, क्योंकि सीजियम की इनमें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है, मतलब ये सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। सबसे कम एनर्जी का फोटोन डालने पर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा इस मेटल को हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। अगर हम बात करें बेटा इसमें एक्सेप्शनल केस की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 13 में हमको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के खत्म होने के बाद ये हमारा ब्लॉक शुरू होता है। तो अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो इसमें जो अपना ग्रुप 13 आता है, ठीक, इसमें हमको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे एक्सेप्शन होंगे। ग्रुप 13 में बिल्कुल सही, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर वैल्यू क्या होनी चाहिए थी बेटा? डिक्रीज होनी चाहिए थी। बोरोन से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम गैलियम, उससे कम इंडियम और सबसे कम थैलियम। लेकिन ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे दो एक्सेप्शनल केस हमको मिलेंगे। एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है गैलियम की और इंडियम से ज्यादा हो जाती है थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात हम जब हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का हमने डिस्कशन किया था वहां पे भी इसको समझा था। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जब हम चलते हैं तो इनके बीच में बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हो जाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अभी हमने डिस्कशन किया था जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो सेम यही केस यहाँ पे होता है। गैलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन इसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे भी बनता है। इंडियम से थैलियम की ओर जब हम चलते हैं तो इनके बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट का तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ही कम होता है, और शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक, एक मिनट बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू से ये सारी वैल्यू हम बड़े इजिली रिलेट करके बता सकते हैं। इंडियम से थैलियम तक जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का जो कारण है, जो रीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, बिल्कुल सेम जो आपका ट्रेंड है वो ग्रुप 14 में भी देखने को मिलता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो उतना वीक नहीं होता है। एफ वालों का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा वीक होता है, तो उसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो ग्रुप 14 में जब हम चलते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की ओर, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए और डिक्रीज होती भी है। बट
लास्ट में जाके टिन से लेड की ओर जब हम चलते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। ये वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कारण इसका भी वही बताया गया है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप 13 में, ठीक है बेटा, इसका जो ऑर्डर आएगा उसको हम एक बार सही से देख लेते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे एक्सेप्शन पॉइंट पढ़ लिया है, फिर भी इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो हमको पता है कि थैलियम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये वैल्यू इतनी इंक्रीज होती है कि ये बोरोन के बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है। उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, लेकिन हमको पता है कि एल्यूमिनियम से ज्यादा तो गैलियम की है, तो इसको भी यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर बन के आएगा, ये देखते हैं बेटा क्या बन जाएगा, बोरोन, उसके बाद में फिर आ जाएगा थैलियम, उसके बाद में फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे लास्ट में आ जाएगा इंडियम। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आयोनाइजेशन एनर्जी और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी कि उसका पीरियोडिक ट्रेंड। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके बेस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए।